chapter number 1 that was about human rights, and today we are going to start chapter 2 about languages. I have divided this chapter into two parts. Today we are going to do part 1 and we will discuss these 4 points in this chapter. फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि लैंग्वेज की बात की जा रही है। लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज बेसिकली एक ऐसा सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है कि जिसके बगैर जो है आप सोसाइटी में सर्वाइव नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फ्रांस चले जाते हैं और आपको फ्रेंच नहीं आती है तो आपका वहां पर सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ना तो आप अपनी बात किसी को समझा सकेंगे और ना ही आप उनकी बात जो है वो खुद समझ सकेंगे। तो बहुत जरूरी होता है कि किसी भी जगह जब आप रहते हो तो लोग वहाँ आपकी जबान को जानते हो और आप उनकी जबान को जानते हो। लिहाजा जब भी कहीं पर एक ग्रुप रहता है या कम्युनिटी रहती है तो वो सारे रहने वाले जो है वो किसी एक लैंग्वेज को जानते हैं और वो उसी लैंग्वेज का यूज करते हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, अपनी बात दूसरे तक पहुंचाने के लिए, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए, अपने व्यूज शेयर करने के लिए। So today I would like first of all I would like to define language. Come to the first slide please. A system of communication used by a particular country or community is called language. कोई भी मुआशरा, कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल या कम्युनिटी हो या कंट्री हो, वहां पर कोई एक ऐसा सिस्टम होता है लैंग्वेज का जिसको यूज किया जाता है स्पेसिफिकली। इट इज यूज्ड टू इन्फॉर्म टू अदर्स, टू आस्क देम टू डू सर्टेन थिंग्स, यूज्ड टू एक्सप्रेस फीलिंग्स, मूड्स, आइडियाज, इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंसेस। यानी लैंग्वेज ऐसा सिस्टम होता है बातचीत के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, जो किसी भी सोसाइटी में बहुत जरूरी है। It plays a vital role in a society, in a group or community. इसके थ्रू जो है लोग आपस में एक दूसरे से बात कर सकते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं और बहुत ही इजी वे में इंफॉर्मेशन जो है वो इम्पार्ट कर सकते हैं। मूव टू द नेक्स्ट लाइन। मेन लैंग्वेजेस स्पोकन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो मेन लैंग्वेजेस बोली जाती हैं आप सब लोग जानते हैं, वेरी कॉमन, सिंधी, पश्तो, बलोची, पंजाबी। So there are 4 main languages: सिंधी, पंजाबी, बलोची एंड पश्तो। ये 4 लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो प्रोविजनल लैंग्वेज हैं और बहुत ही कॉमन है, सब लोग जानते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जो बोली जाती हैं बट वो इतनी कॉमन नहीं होती हैं। So some other less common ones are सराइकी, हिंदको, बरावी, पर्शियन, चीना। ये वो लैंग्वेजेस हैं जो बहुत कॉमन नहीं है, बहुत से लोग जो है वो नहीं जानते, लेकिन इस जो 4 लैंग्वेजेस है ये बहुत ही फेमस हैं, सब जो जानते हैं कि इस बारे में। मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान एंड इट्स हिस्ट्री। आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी नेशनल लैंग्वेज जो है वो कौन सी है। नेशनल लैंग्वेज हमारी क्या है? उर्दू इज अवर नेशनल लैंग्वेज। नेशनल लैंग्वेज जो हमारी उर्दू है, उर्दू की एक खास बात ये है कि जहाँ से ये ओरिजिन हुई थी, जहाँ से इसका स्टार्ट हुआ था, जब इसका स्टार्ट हुआ तो ये सिर्फ किसी एक जबान से नहीं बनी थी, बल्कि डिफरेंट लैंग्वेजेस का कॉम्बिनेशन है उर्दू जो है। उर्दू जबान जो है वो इन्फ्लुएंस होती है बहुत ज्यादा अरबिक से, पर्शियन से एंड स्पेशली तुर्किश से। That's why it is called that it was based on the languages spoken in the region around Delhi and it was heavily influenced by Arabic and Persian as well as Turkish. यानी अरबी से, पर्शियन से और तुर्किश के बहुत सारे, इन तीनों लैंग्वेजेस के बहुत से वर्ड्स हैं जिनसे उर्दू जो है वो कंबाइन की गई है। और उस टाइम पर जब ये ऑरिजिनेट हुई थी तो दिल्ली का जो भी एरिया था उसके अराउंड वहाँ के जो वर्ड्स बोले जाते थे, वहाँ जो लैंग्वेजेस यूज की जाती थी, उससे बहुत ज़्यादा ये हमारी जो लैंग्वेज है ये इन्फ्लुएंस हुई थी। उर्दू शेयर्स इट्स ओरिजिन विद हिंदी। हिंदी और उर्दू का जो आगाज है वो एक ही ओरिजिन से हुआ है। मूव टू द नेक्स्ट पेज। समटाइम इट इज रेफर्ड टू एज अ सिस्टर लैंग्वेज ऑफ हिंदी। और अक्सर औकात तो हिंदी और उर्दू को जो है सिस्टर लैंग्वेज कहा जाता है। ये अक्सर कहा जाता है क्योंकि दोनों का जो ओरिजिन है वो सेम है।
यानी सेम ओरिजिन से ही बिलोंग करते हैं। आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान इन 1947 उर्दू वाज चूजन टू बी द नेशनल लैंग्वेज ऑफ द न्यू कंट्री। जब पाकिस्तान बन गया 1947 में, तो उसके बाद ये डिसाइड किया गया कि हमारी कौमी लैंग्वेज ज़बान जो है वो क्या होनी चाहिए, नेशनल लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी नेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि वहाँ एक ऐसी स्पेसिफिक लैंग्वेज सिलेक्ट करी जाए कि जो वहाँ ये पूरे कंट्री में एक कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए और उस लैंग्वेज का यूज़ होना चाहिए हर पर्पज़ के लिए। सो हम लोगों ने ये डिसाइड किया था आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, वी डिसाइडेड दैट उर्दू शुड बी अ लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज। सो दैट्स व्हाई उर्दू बिकेम द नेशनल लैंग्वेज ऑफ आवर कंट्री। टुडे उर्दू इज स्पोकन इन मैनी कंट्रीज। उर्दू इस वक्त जो है बहुत सारे ममालिक में बोली जाती है अराउंड द वर्ल्ड, इंक्लूडिंग ब्रिटेन, कनाडा, द यूएसए, द मिडिल ईस्ट एंड इंडिया ऑल्सो। उर्दू जो है वैसे सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बोली जाती है, बल्कि ये इतनी फेमस हो चुकी है कि कनाडा, यूएसए, इंडिया और मिडिल ईस्ट, ये तमाम जो दुनिया की कंट्रीज हैं, यहाँ पर उर्दू लोग, बहुत सारे लोग जो है उर्दू बोलते हैं और इस उर्दू ज़बान को जानते भी हैं। इनफैक्ट देयर आर मोर स्पीकर्स इन इंडिया देन देयर आर इन पाकिस्तान। हकीकत तो ये है कि इंडिया में उर्दू बोलने वाले जो हैं वो पाकिस्तान के निस्बत ज्यादा हैं। Move to the next page. Development of Urdu language. Actually उर्दू का आगाज तो बता दिया गया कि किस तरह हुआ था, लेकिन इस लैंग्वेज में प्रोग्रेस कैसे आई। टाइम के साथ साथ वो कौन से ऐसे लोग थे, ऐसी फेमस पर्सनालिटीज थी जिन्होंने स्ट्रगल की थी कि इस लैंग्वेज को जो है प्रोग्रेस दी जाए, उनका एफर्ट इसमें शामिल है। उसमें बहुत सारी फेमस पर्सनालिटीज हैं, जिसमें से एक है वली, इनका नाम है, इनका कंप्लीट नाम है वली मोहम्मद वली डेकानी। ये बिलोंग करते हैं डेक्कन से। वली डेकानी वाज अ क्लासिकल उर्दू पोएट फ्रॉम इंडिया। इंडिया के बहुत ही मशहूर शायर थे, क्लासिकल शायर थे। He became the first poet to write a complete collection of ghazals, दीवान in उर्दू। और ये सहरा भी इन्हीं के सर जाता है, ये चीज़ भी इन्हीं को रिकॉर्ड की जाती है कि गज़ल लिखने का सिलसिला इन्होंने शुरू किया और उन्होंने पूरा एक गज़ल के लिए डिफरेंट गज़ल्स को कलेक्ट करके दीवान कंपाइल किया था और इस हवाले से ये जाने जाते हैं। एट दैट टाइम उर्दू डिड नॉट फॉलो फिक्स्ड रूल ऑफ ग्रामर। उस वक्त उर्दू जो है, जो भी पोएट लिखा करते थे पोएट्री, वो कोई ग्रामर रूल्स को फॉलो नहीं किया करते थे। बट एज पोएट इज स्टार्टिंग राइटिंग इन दिस लैंग्वेज, लेकिन जैसे जैसे शोरा ने जो है इस लैंग्वेज में शायरी करना शुरू की, अ ग्रामर ऑल्सो बिगेन डेवलप। उसके साथ साथ ग्रामर जो थी वो भी बढ़ना शुरू हो गई, वो भी डेवलप होना शुरू हो गई, उसमें उसने भी तरक्की की। प्रोसीड टू द नेक्स्ट। शाह वलीउल्लाह। शाह वलीउल्लाह जो है वो बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है। मूवमेंट, जो पाकिस्तान मूवमेंट थी, पाकिस्तान मूवमेंट का बहुत बड़ा हिस्सा है। ही डिड नॉट राइट उर्दू बट started a movement of spreading general knowledge about religion and society among common people। मगर उन्होंने देखे, उन्होंने उर्दू में कुछ लिखा नहीं था, लेकिन उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट की थी और उस मूवमेंट का पर्पस ये था कि जनरल नॉलेज जो है वो लोगों को बताई जाए। किस बारे में? रिलीजन के बारे में, यानी इस्लाम से रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन है, बेसिक इंफॉर्मेशन, वो लोगों तक पास की जाए। और यही उनका बहुत बड़ा कारनामा था सोसाइटी में, क्योंकि this had an effect on the development of Urdu in the next generation since the language was most suitable for the purpose। देखिए उस वक्त जो है उन्होंने जो मूवमेंट स्टार्ट की थी कि वो रिलीजन से रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन लोगों को पास करेंगे, तो इसका लोगों पर बहुत ज़्यादा असर हुआ था और इसका लोगों के साथ साथ इस लैंग्वेज पर भी असर हुआ। इस लैंग्वेज ने और मज़ीद इम्प्रूव किया था, जो कि मतलब मेन पर्पस भी था इस मूवमेंट का। Move to this next page. Mir Taqi Mir. Mir Taqi Mir is very big poet, and it was a great name of Urdu history. Urdu history में मीर तकी मीर को बहुत अच्छे नाम से जाना जाता है, बहुत बड़े शायर हैं और इन्होंने बहुत ज़्यादा गज़लें और पोएट्री की लिखी है। मीर तकी मीर stands out the genius who developed Urdu for expressing almost any kind of thought। मीर तकी मीर जो है वो बहुत ही जीनियस किस्म के इंसान थे। उन्होंने
उर्दू को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही अच्छे तरीके में डेवलप किया था। स्पेशली हर तरह के थॉट्स और एक्सप्रेशन जो है वो एक्सप्रेसिंग के लिए उर्दू को यूज किया करते थे। सचर सरमस जो है वो सिंध से बिलोंग करते हैं। ये बहुत मशहूर पर्सनालिटी थी। ही वॉज अ ग्रेट सूफी मास्टर हु लिव्ड इन सिंध। सिंध में रहते थे और सूफीज्म में इनका बहुत बड़ा नाम है। आज भी सिंध के लोग जो है इनको बहुत ही एहतराम से जानते हैं और इनकी पोएट्री जो है वो बहुत ही फेमस है। ओके सचर सरमस ने जो है जो पोएट्री लिखी थी वो उन्होंने 7 लैंग्वेजेस में लिखी थी। वो 7 लैंग्वेजेस कौन कौन से थे? इंक्लूडिंग उर्दू, सिंधी, पर्शियन एंड सराइकी। यानी कि जो 7 लैंग्वेजेस में उन्होंने पोएट्री की थी उसमें ये 4 लैंग्वेजेस का यहाँ जिक्र किया है कि बहुत फेमस है, इसमें उनकी पोएट्री मौजूद है। मूव टू द नेक्स्ट पेज। मिर्जा गालिब हम सब जानते हैं। उर्दू स्पेशली जब आप उर्दू बुक्स पढ़ते हैं तो उसमें इस चीज इनका नाम काबिल जिक्र है। ही वॉज अ ग्रेट पोएट। ये भी एक पोएट थे, उन्होंने बहुत ज्यादा पोएट्री की थी। थिंकर यानी एक मुफक्किर भी थे, पोएट होने के साथ साथ मुफक्किर भी थे एंड वेल नोन थ्रू आउट साउथ एशिया। जनूबी एशिया में बहुत ही अच्छे लफ्जों में जाने जाते हैं। He wrote some of Urdu's finest poetry and prose that developed Urdu for expressing deep philosophical thoughts. उन्होंने उर्दू को philosophical thought शेयर करने के लिए मजीद इम्प्रूव किया था और उर्दू की बेहतरीन शायरी जो है वो मिर्जा गालिब ने की है। Proceed to the next page. बहादुर शाह जफर जो मुगलिया सल्तनत थी उसके आखिरी बादशाह थे। He was last Mughal king. He was greatly respected by the people of South Asia. मुगल किंग थे यानी कि लास्ट उनकी मुगलिया सल्तनत के आखिरी बादशाह थे और उसके साथ साथ लोग उनको साउथ एशिया में, जनूबी एशिया में बहुत ज्यादा पसंद करते थे और बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट किया करते थे उनके। He used this prestige for propagating Urdu poetry through mushaira at the Red Fort, Delhi. He also wrote ghazals in Punjabi. Okay. चूंकि लोगों में बहुत ही रिस्पेक्टेबल जाने जाते थे तो उन्होंने इसी चीज को यूज करते हुए एक मुशायरा हुआ करता था दिल्ली में रेड फोर्ट पर। वहां पर वो अपनी गजलें कहा करते थे, अपनी पोइट्री जो है वो सुनाया करते थे और इस चीज को उन्होंने उर्दू को प्रोपेगेट करने के लिए यानी मजीद उसको बढ़ाने के लिए, उसे प्रोग्रेस देने के लिए जो है इस चीज को यूज किया था। इसके अलावा उर्दू के अलावा उन्होंने पंजाबी में भी बहुत सारी गजलें लिखी हैं। प्रोसीड टू द नेक्स्ट पेज। सर सैयद अहमद खान आप सब लोग जानते हैं। सैयद अहमद खान जो है वो एक बहुत बड़ा नाम है हमारे मुल्क के लिए, क्योंकि हमारा मुल्क जो वजूद में आया था उसके लिए 2 नेशन थ्योरी जो है वो सर सैयद अहमद खान ने दी थी। इसके अलावा इनकी बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल सर्विसेज हैं, पाकिस्तान मूवमेंट के हवाले से एजुकेशनल सर्विसेज हैं और इसके अलावा उर्दू पे भी इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था। और इन 1967 AD, Sir Syed Ahmad Khan realized Urdu was very important for the progress of Muslims. 1867 में सर सैयद अहमद खान को इस चीज़ का एहसास हुआ कि उर्दू पाकिस्तान की तरक्की के लिए, मुसलमानों की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली इस टाइम पर हिंदुओं ने उर्दू के खिलाफ एक मूवमेंट स्टार्ट कर दी थी। तब सर सैयद अहमद खान ने जो है ये रियलाइज किया था कि उर्दू को बचाने के लिए और उर्दू को तरक्की देने के लिए जो है स्टेप लेने बहुत जरूरी है। Accordingly, he worked several important books. उन्होंने उसके अकॉर्डिंग वर्क करना शुरू कर दिया और उन्होंने बहुत सारी बुक्स भी लिखी, एसेज भी लिखे उर्दू लैंग्वेज के अंदर। और एक चीज उन्होंने बहुत ज्यादा एम्फसाइज की थी, जब उर्दू लिखना शुरू की उन्होंने, उसके बाद इस मूवमेंट के बाद जब उन्होंने उर्दू लिखना शुरू की थी, बुक्स भी या ऐसे भी, तो उन्होंने एक चीज पे बहुत ज्यादा जोर दिया था कि उर्दू मज़ामीन लिखते हुए, उर्दू एसेज लिखते हुए उर्दू लैंग्वेज को आसान बनाया जाए। यानी कि पढ़ने वाला जो है वो उस ऐसे को या राइटिंग को या उस तहरीर को पढ़ते हुए उसके मतन को, उसकी मीनिंग्स को फौरन समझ ले। अगर डिफिकल्ट वर्ड यूज किए जाएंगे तो उसका नुकसान ये होगा कि पढ़ने वाला जो होगा, जो रीडर होगा, वो उस वर्ड्स के मीनिंग फाइंड करने में लग जाएगा और जो राइटिंग का ओरिजिनल मकसद होगा वो खत्म हो जाएगा। इस वजह से इन्होंने ये कोशिश की थी कि उर्दू लैंग्वेज को आसान बनाया जाए पढ़ने वालों के लिए।
He brought out modern Urdu magazines. इसके अलावा उन्होंने एक उर्दू मैगजीन भी शाया किया था and made every effort to protect Urdu, और उर्दू को बचाने के लिए उन्होंने अपनी बेहतरीन कोशिश की थी. Through his efforts, Urdu became rich and new kind of material. इस एफर्ट से उनको फायदा क्या हुआ? ये जो उन्होंने इतनी ज्यादा मेहनत की उससे ये फायदा हुआ कि उर्दू जो है एक्चुअली बहुत ज्यादा रिच हो गई थी, यानी कि वो तरक्की की तरफ बढ़ चुकी थी. उसमें न्यू वर्ड्स इजी कर दिए गए थे ताकि पढ़ने वाले जो है वो उसे बहुत आसानी से समझ सकें. ये वो पॉइंट्स थे जो इस पार्ट में हमने डिस्कस कर रहे थे. रिमेनिंग पार्ट्स वी विल बी डिस्कसिंग इन पार्ट 2. तो उस पार्ट 2 में जो है इस चैप्टर के जितने भी रिमेनिंग पॉइंट्स होंगे उसको हम डिस्कस